नमस्कार। अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और पिछले हफ्ते से लेकर आने वाले हफ्ते तक का पूरा जायजा इस खास पेशकश में लेने की होगी कोशिश और उसी के साथ साथ आपके सवालों को भी शामिल करेंगे। वहीं आपके आने वाले हफ्ते के लिए जब बाजार खुले तो किस तरह की तैयारी करनी चाहिए आपको, इस पर विस्तार से हमारे एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पिछला हफ्ता जो था वो भारतीय बाजार के लिए काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और वॉर सिचुएशन। पिछले हफ्ते शनिवार के दिन यूएस, इजरायल, ईरान के बीच युद्ध की जो स्थिति पैदा हुई उसके ठीक बाद यूएई के भी कई सारे स्पेसेस जगह थी जहां पर काफी हद तक अटैक्स होते नजर आए और ये वॉर सिचुएशन ने अक्रॉस द ग्लोब तमाम मार्केट्स को इम्पैक्ट किया। इसी के साथ साथ आपको बता दें कच्चे तेल की चाल में बड़ा उबाल देखने को मिला। करीब $83-84 प्रति बैरल के आसपास क्रूड के लेवल्स जाते हुए दिखे और इतनी अनसर्टेनिटी जब इक्विटी मार्केट एनर्जी पैक में थी तो सुरक्षित निवेश के तौर पर निवेशक और मार्केट पार्टिसिपेंट सोने चांदी की तरफ बढ़ते दिखे और वहां पर हमने अपमूव्स देखे। लेकिन ऐसे में यहां से आगे डिफेंस, शिप बिल्डिंग का खेमा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एक हाथ दो सेशंस थे जबकि आईटी सेक्टर में अच्छी तेजी थी। एनर्जी स्पेस में भी मूव्स नजर आए और इसी के साथ साथ हमने देखा ओवरऑल न्यूज फ्लोज के चलते बाजार में काफी हलचल जारी रही। इंडेक्स काफी थकान महसूस कर रहे थे और लास्ट ट्रेडिंग सेशन को अगर याद कीजिएगा 300 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी करीब 24,450 पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स में हमने देखा 78,918 के लेवल्स के आसपास की क्लोजिंग, वहां पर भी करीब 1,000 अंकों की बिकवाली नजर आई और बैंक निफ्टी में 1,300 अंकों की गिरावट के बीच 57,783 यानी कि 58,000 के लेवल्स को भी तोड़ दिया बैंक निफ्टी ने। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स में वापस से हमने 11% के स्पाइक्स देखे, विच इन इटसेल्फ इज कंसर्न और कह सकते हैं कि प्रमाण है बाजार में वॉलेटिलिटी कितनी है। लेकिन क्या वॉलेटिलिटी ऐसे ही जारी रहेगी और अगर हाँ तो ऐसे में आपको करना क्या चाहिए, आने वाले हफ्ते में किस तरह के सेंटिमेंट्स होंगे, ये सब कुछ समझना हमारे एक्सपर्ट के लेंस से। बाजार के जाने माने दिग्गज और जियोधृत इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही नितिलेश पावस्कर इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेंटलमैन, आप दोनों का ही स्वागत है 18 और स्वदेश पर अपना समय हमें देने के लिए शुक्रिया। गौरांग सर, शुरुआत आपसे करना चाहूंगी और सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कहना चाहूंगी कि जब ये वॉर सिचुएशन की खबरें आ रही थी लगातार 18 और स्वदेश आपसे संपर्क भी कर रहा था, मार्केट पर आपके फंडामेंटल टेक्स भी जानना चाह रहे थे और जब जब जरूरत पड़ी तब वॉर सिनेरियोज पर भी आपने अपनी विशेष टिप्पणी हमें बताई, हम तक पहुंचाई, आपके स्पेशल इनसाइट्स हमें बताएं और काफी इंसाइटफुल था सब कुछ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अब यहां से आगे क्या सेंटिमेंट्स होंगे? हाँ, मैं जानती हूं आपने कहा था कि वॉर सिचुएशन जो है वो जब खत्म होगी तब और ज्यादा तस्वीर साफ होती दिखेगी, लेकिन क्या लगता है भारतीय बाजार के लिए दशा दिशा अब कौन तय करेगा? मेरे ख्याल से अगर मेरे पास राष्ट्रपति ट्रम्प का नंबर होता तो मैं फोन करके पूछ लेता उनको कि भाई आप ये कब सब रुकेगा। लेकिन ये परिस्थिति मेरे ख्याल से मानसी जी ये परिस्थिति ऐसी है कि इस पर किसी तरह का आकलन लगाना बहुत मुश्किल है। पहले तो 18 स्वदेश के दर्शकों को, आपको, अब सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके सामने रखेंगे ये बुनियादी दर के आधार पर लंबी अवधि के लिए हमारी फंडामेंटल रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इस स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। और मैं मानसी ये मेरा सौभाग्य मानता हूं कि हम जैसे निमित्त को आपके चैनल के माध्यम के द्वारा, 18 स्वदेश के माध्यम के द्वारा और आपके सहयोगी चैनल 18 के द्वारा लोगों तक पहुंचने का एक मौका मिलता है। और हमारा प्रयास निरंतर यही रहता है कि जो वास्तविकता है उसकी छवि बिना शब्दों के इधर उधर मेलजोल करके स्पष्ट भाषा में और बहुत ही खरे रूप में बताने का प्रयास करते हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल और आपके सहयोगी चैनल 18 से जुड़ा हूं और हमेशा हमारा प्रयास यही है कि हम लोगों का हाथ पकड़ के मार्गदर्शन करें, क्योंकि शेयर बाजार में जितना सरल और सीधा लगता है उतना है नहीं मानसी, ये हम सबको पता है। बहुत उलझा हुआ प्राणी है, ये किसी के नियंत्रण में आता नहीं है। शेयर बाजार अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से काम करता है, लेकिन हमें आदत थोड़ी बहुत सुलझ करके, समझ करके, अनुभव करके शेयर बाजार में सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश करना चाहिए। आज जो स्तर पर हमने बंद दिया, यानी कि आज शुक्रवार को जिस स्तर पर बंद दिया 24,450 के आसपास फिर से
हम लौट करके वहीं आ गए जहां पर हमने ऊपर के तरफ के दायरे शुरू किए थे। और ये बात आज इसलिए भी ज्यादा थोड़ी बहुत मुझे लग रही थी, जब मैं सुबह भी जुड़ा था तब भी मैंने कहा था कि आज शुक्रवार है, हफ्ते का आखिरी दिन, आज शाम को, कल शनिवार को और फिर रविवार को क्या परिस्थिति उभर के होती है खाड़ी देश में ये युद्ध को लेकर के, उस पर आकलन टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है। जैसे जैसे खबरें आएगी वैसे वैसे हम आकलन करेंगे और उस पर प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन अगर इतना कुछ बड़ा नहीं हुआ आज कल परसों में, तो शायद सोमवार को मेरे ख्याल से वही छवि हमें देखने मिलेगी जो हमने इस हफ्ते देखी थी। ऊपर के तरफ के थोड़े दायरे देखने मिलेंगे। एक बात बिल्कुल है कि कच्चा तेल धीरे धीरे करके $85 के पास जा रहा है, और अगर वो पार कर गया और $90 के पास गया तो शायद हमारी अर्थव्यवस्था को छोटी मध्यम अवधि के लिए इसका खामियाजा या फिर नकारात्मक परिस्थिति झेलनी पड़ेगी। लेकिन ये परिस्थिति ऐसी है मानसी, जो हमने पहले इतिहास में देखी। अगर आप इतिहास के पन्ने पलट के देख ले तो ये पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ है। लेकिन ये थोड़ी बहुत गंभीर इसलिए है क्योंकि जो समुद्री यातायात मार्ग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां पर पूर्ण तरीके से पाबंदी लग गई है और किसी भी प्रकार का आवागमन वहां से होता नहीं है, जहां तक समुद्री जहाजों का सवाल है, जो कि कच्चा तेल और नेचुरल गैस यातायात करते हैं पूरे विश्व भर में। तो थोड़ी बहुत गंभीर परिस्थिति है। लेकिन मैं हर बार एक ही बात कहता हूं, ऐसे ही बाजार आपको मौके देते हैं। अगर आपके पास क्षमता है, अगर आपके पास धैर्य है, अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता है, तो ऐसे ही बाजार है जहां पर आपको निवेश करने के लिए लंबी अवधि के लिए मौका मिलता है सक्षम और मजबूत कंपनियों में। एब्सोल्युटली, थैंक्स फॉर दैट टेक गौरांग सर। नितिलेश जी, आपका भी स्वागत है 18 आवर स्वदेश पर। और बाजार में उथल पुथल नजर आई और टेक्निकल लेंस से काफी हद तक समझने की कोशिश भी की, लेकिन हर सेशन कह सकते हैं बाजार उम्मीद भी जगाता, अपने आप को संभालता भी। ऐसा नहीं है कि बाजार ने अपने आप को संभाला नहीं, लेकिन हाँ, फिर से इतने ज्यादा ट्रिगर पॉइंट्स और वॉलेटाइल कंटिंजेंट सिनेरियोज आ जाते कि संभल नहीं पा रहा था। अब यहां से आगे आपको क्या लगता है, आने वाले दिनों में इंडेक्स पर स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए? लास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे तो 24,400 के आसपास मैंने बाय रिकमेंडेशन दिया था। हालांकि हमारा जो टारगेट था 350-400 पॉइंट का एक डेट कैट बाउंस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, और कल के सेशन में ही हमें देखने को मिला। तो इंडेक्स के ऊपर मेरा जो व्यू है वो क्लियर कट व्यू है कि अगर मार्केट में कल का अगर हम लोग देखेंगे तो जहां से एक बाइंग मोमेंटम स्टार्ट हुआ था 24,550, 24,600, ये लेवल के ऊपर अगर ये मार्केट सस्टेन होता है तो यहाँ पे मैं 24,450 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग जाना पसंद करूंगा। इनिशियल लेवल के ऊपर मेरा जो टारगेट होगा 24,850 से लेके 24,900, ये लेवल के आसपास मेरा पहला टारगेट होगा। और इस लेवल को अगर सस्टेन कर देता है तो मार्केट धीरे धीरे करके 25,300 की तरफ भी जा सकता है। हालांकि कंडीशनल बाय होगा कि 24,550, 24,600 ये लेवल के ऊपर रहना चाहिए। और दूसरा जो मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ, नीचे में जो निफ्टी के ऊपर गैप पेंडिंग है 24,050 से लेके 24,100, ये लेवल के आसपास अगर मंडे या फिर ट्यूसडे के आसपास अगर आता है तो वहां पे मैं जरूर बाई करने की कोशिश करूंगा। 23,950, 23,900 ये लेवल मेरे क्या होंगे, स्टॉप लॉस के लेवल होंगे। देखो, मार्केट में अभी पैनिक को बाय करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये लेवल जो है वो शॉर्टिंग का लेवल नहीं है। जब तक मार्केट 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक मेरे हिसाब से अभी जो भी शॉर्ट है वो शॉर्ट कट करने चाहिए, बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखनी चाहिए, कम क्वांटिटी के साथ आपको निवेश करना चाहिए, क्योंकि अच्छे भाव हमेशा बुरी खबर के साथ ही आते हैं। आपको अच्छे भाव अच्छी खबर के साथ नहीं देखने को मिलेंगे, फिर आप अपने आप को कोसोगे कि मैंने बाइंग क्यों नहीं की। तो धीरे धीरे करके अपनी पोजीशंस को क्या करें, बाय करें। निफ्टी के ऊपर मेरा व्यू जो है वो क्लियर है। चलिए, बिल्कुल ये एडवाइस भी काफी जरूरी है। और इनफैक्ट नितिलेश जी, सही कहा आपने, सिचुएशंस जब विपरीत हो तभी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ निकालना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। कुछ तमाम सवालात हैं हमारे व्यूअर्स के, और हमारे व्यूअर्स जानते भी हैं सवाल पूछने का तरीका। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स लगातार फ्लैश होते रहते हैं स्क्रीन पर, हमें संपर्क करें। हम बाजार से जुड़े सवालों को शामिल करने की कोशिश जरूर करेंगे हमारे इस बुलेटिन में। टाटा टेक्नोलॉजीज पर नितिलेश, अजय मोदी का सवाल है। 100 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के, और अपने एंट्री लेवल्स टाटा टेक में वो 900 के बता रहे हैं। अब टाटा टेक के लास्ट प्राइस की अगर बात करें, हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 578 के लेवल पर स्टॉक को क्लोज होते देखा है। इन्होंने शायद काफी ऊंचे लेवल पर स्टॉक खरीद लिए हैं और उसके बाद सही समय पर रिविजिट या रिव्यू नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते हम देख रहे हैं स्टॉक में इस तरह के मूव। काफी ऊंचे लेवल की खरीदारी 900 की, क्या राय होगी?
देखो स्टॉक में पहले तो मैं डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, कुछ क्लाइंटों की पोजीशंस हो सकती है, फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव की पोजीशंस हो सकती है। मैंने ये स्टॉक को 650 680 के आसपास रेकमेंड किया था और आज के शो में मैं फिर से इस स्टॉक को रेकमेंड करने ही वाला था। इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो वीकली चार्ट के ऊपर जो प्रीवियस स्विंग लो था 550 560, उसी जगह पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। तो मेरा इसमें बाइंग का व्यू है 575 से लेके 560 इस रेंज में थोड़ा सा बाइंग करे और थोड़ा सा अगर डीप मिलता है 535 540 के आसपास, तो वहां पे एक बाइंग करे। 518 रुपए का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करे। इनिशियल जो टारगेट होंगे वो 680 से लेके 720, आप इस लेवल को क्या करें, प्लान करें। लेकिन मेरे हिसाब से ये टारगेट जल्दी नहीं आने वाले हैं। 1 से लेके 3 महीने आप क्या करें, इस ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश करें। 720 जिस भी दिन ये लेवल क्या करता है, होल्ड करता है, तो यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। हायर लेवल से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है, तो ये लेवल मेरे हिसाब से बाइंग का लेवल होगा, तो यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश करें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये राय टाटा टेक्नोलॉजीज पे हमें मिल चुकी है। गौरांग सर, कर्नाटक सरकार के लेकर पॉलिसी में बदलाव से हमने देखा इस स्पेस रिलेटेड स्टॉक्स में बढ़िया मजबूती नजर आई। यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूवरीज 3 से 5% तक का उछाल झेल रहे थे, जबकि वरुण बेवरेजेस में भी हल्की सी तेजी थी। कर्नाटक सरकार का अल्कोहल की कीमतें डीरेगुलेट करने का फैसला और इस फैसले का असर नजर आया। कैसे देख रहे हैं इस खबर को और ओवरऑल सेगमेंट स्पेसिफिक चाल जो दिखी उस पर? मेरे ख्याल से एक राज्य अगर ऐसा निर्णय लेती है तो स्वाभाविक है दामों में किस प्रकार की कमी आएगी वो पहले देखना अनिवार्य होगा, पहली बात। दूसरी बात, वो राज्य में जो मदिरा का सेवन होता है, अल्कोहल का सेवन होता है, मेरे ख्याल से मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, मुझे नहीं पता कितना सत्य है या असत्य है, लेकिन कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर बियर का सेवन सबसे ज्यादा होता है, ऐसा मैंने कहीं पर पढ़ा था। बाकी अन्य हाई एंड स्पिरिट्स के भी सेवन होते हैं। एक समय पर हमारी दोनों पर कवरेज थी, यूनाइटेड बेवरेजेस और यूनाइटेड स्पिरिट्स पर। फिलहाल मेरे ख्याल से अंडर रिव्यू है, इसलिए विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कंजम्पशन कितना होता है, खपत कितनी होती है, ये देखना अनिवार्य होगा पूरे कर्नाटक राज्य में मानसी। और ये जो भाव में परिवर्तन हो रहा है उसके कारण कितना नफा नुकसान किसको हो रहा है उसका आकलन भी लगाना होगा, जिसका मेरे ख्याल से अभी तक मेरे पास कोई ऐसे दस्तावेज या फिर मेरे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि मैं किस प्रकार की टिप्पणी करूं। आपने और एक कंपनी का नाम लिया था, वरुण बेवरेजेस। इस कंपनी पर हमारी खरीदारी की है बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए। ऑलराइट, तो चलिए एक टेक हमें मिलता हुआ पूरे स्पेस और उसके अलावा वरुण बेवरेजेस के स्टॉक प्राइस पर भी। लेकिन इसी के साथ साथ नितिलेश जी, सीजनलिटी फैक्टर को अगर आप देखें, गर्मियों के सीजन की शुरुआत हो चुकी है और कल हमारे एक स्पेशल खास शो में हम ये भी बता रहे थे कि इस बार हीट वेव जो है वो ज्यादा भी होगी, सीरियस भी होगी और लंबी भी चलेगी। जब समर सीजन की शुरुआत हो जाती है तो रिलेटेड प्लेज में एक इम्पैक्ट आता जरूर है। वाइट गुड स्टॉक्स की अगर बात करें, एयर कंडीशनिंग स्पेसेस की अगर बात करें, क्या ये सही समय है इसमें एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढने का? देखो यहाँ पे मौके ढूंढे जा सकते हैं। वोल्टास की अगर हम लोग बात करेंगे तो लोअर लेवल जो होगा उसके लिए काफी 1450 1420 एक अच्छे लेवल है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एंट्री प्लान करके चल सकते हो। लेकिन स्टॉक में बड़ा जो ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा, जो पोटेंशियल ब्रेकआउट है स्टॉक का, वो 1520 के ऊपर अगर ये निकलता है, जिसने बार बार अटेम्प्ट करके वही लेवल को रीगेन करने की कोशिश की लेकिन फेल हुआ है। अगर ये 1520 के ऊपर सस्टेन होता है तो यहाँ से एक मोमेंटम स्टॉक में पिकअप होगा, फिर वो स्टॉक 1700 1750 ये लेवल के आसपास क्या हो सकता है, मोमेंट दिखा सकता है। तो 1450 1420 ये लेवल के आसपास बाइंग करने की कोशिश करें। 1380 के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर प्लान करें। ऑलराइट, तो चलिए ये टेक एक बार हमें मिलता हुआ। इन पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे समर रिलेटेड स्पेसेस में अगर आप देखें तो इस बीच कर्नाटक से जुड़े स्टॉक्स और न्यूज फ्लो की जहां हम बात कर रहे थे, गौरांग सर आपको ये भी बता दें कि कर्नाटका का बजट जो है
2026-2027 एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर रहा शुक्रवार के दिन और ये इम्पॉर्टेंट इवेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई सेक्टर, आईटी और इनोवेशन पर जोर दिया गया। राज्य की आर्थिक वृद्धि को मजबूत करने वाला कदम इसे माना जा रहा है। सड़क हो गए, शहरी विकास, औद्योगिक पार्क्स में निवेश से इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिल सकता है। वहीं एमएसएमई को मिलने वाले प्रोत्साहन से रोजगार और सप्लाई चेन मजबूत होने की भी उम्मीद जताई गई। साथ साथ जब हम कर्नाटक की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी कह सकते हैं एक हब बना है और यहां से आगे भी सरकार का फोकस है कि टेक्नोलॉजी को और ज्यादा दुरुस्त किया जाए। तो टेक्नोलॉजी और एआई पर फोकस से कर्नाटक की स्टार्टअप और डिजिटल इकोनॉमी की स्थिति और मजबूत हो सकती है। इन पहलुओं पर भी खास तौर से फोकस किया गया। इन द लाइट ऑफ सेम कई सारे सेगमेंट्स आ जाते हैं जिसकी हम बात कर सकते हैं। रोड एंड इंफ्रा है, सीमेंट है, एआई बैक्ड टेक्नोलॉजी सेक्टर है। क्या लगता है आपको, एक राज्य है जो फोकस कर रहा है लेकिन ओवरऑल पर्सपेक्टिव से हम इस सेक्टर को एज अ नेशन जिस तरह से डेवलपमेंट होते हैं उस हिसाब से देखेंगे? जी, एक आपने जो प्रश्न इसके पहले पूछा था यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड बेवरेजेस को लेकर के, एक स्पष्टीकरण, क्षमा चाहता हूं लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स पर हमारी सकारात्मक राय है। अगर निवेश है तो बने रहे, नहीं है तो आप मौके खोज सकते हैं निचले स्तर पर निवेश करने के लिए। और आपका ये जो प्रश्न है उसका उत्तर देते हुए मेरे ख्याल से एक राज्य में, और हालांकि ये राज्य कर्नाटका विपक्ष जो है, कांग्रेस सरकार का राज है कर्नाटका में, और मेरे ख्याल से हमने बहुत कुछ पढ़ा है जहां तक अर्थव्यवस्था, रास्तों की जहां पर परिस्थिति है, पर्यावरण की परिस्थिति है, बहुत ही कमजोर ढांचा वहां पर है और उसको दुरुस्त करने के लिए मेरे ख्याल से हमने कई बड़े लोगों की भी टिप्पणियां सुनी है। अब मैं मानता हूं कि बात कम करे और जमीनी स्तर पर काम ज्यादा करे और एक प्रमाण दे तो ये ज्यादा उचित होगा। कर्नाटका की सरकार जो वहां पर बैठी है, हमें लग रहा है कि बहुत सारी कंपनियां कमूमन आईटी क्षेत्र से जुड़ी हुई, आप छोटी मझौली या बड़ी कोई भी कंपनी देख लीजिए मानसी जी, तो उनका किसी ना किसी प्रकार की उनकी स्थापना या फिर उनकी मौजूदगी जो है वो कर्नाटका राज्य में इन्फोटेक पार्क्स में, बंगलुरु सिटी के इर्द गिर्द जो इन्फोटेक पार्क है वहां पर हो रही होगी। आईटी को लेकर के और एआई को लेकर के और ये जो खोज हो रही है आईटी में, देखिए आईटी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आविष्कार निरंतर होते रहता है, इनोवेशन, और ये आने वाले समय में मेरे ख्याल से इसकी गति और तीव्र होगी। तो इसको बर्दाश्त करने की या इसको झेलने की क्षमता पहले तो होनी चाहिए। तो टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल टेक महिंद्रा जैसी कंपनियां हैं दिग्गज जहां पर खरीदारी की राय है। एक कंपनी जो कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई है मानसी, जो इस कर्नाटक का राज्य बंगलुरु स्थापित शहर में इनका मुख्य कार्यालय है, वो है शोभा लिमिटेड। शोभा लिमिटेड पर हमारी काफी लंबे समय से खरीदारी की राय रही है और इनके काफी कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स न तो सिर्फ बंगलुरु और उसके आसपास के इलाकों में लेकिन पूरे कर्नाटका में, और अब इन्होंने नक्शे कदम अपने बाकी राज्यों में भी लेके जाने के प्रयास किया है। और जो मैं बात कर रहा हूँ कंपनी की यूनाइटेड स्पिरिट्स, मेरे ख्याल से इनका भी जो मुख्य कार्यालय है वो वहां पर ही है। तो काफी कुछ कंपनीज को फायदा होगा। आप निर्माण कार्य की बात कर रहे थे, रोड इंफ्रा की बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से कंपनी जहां पर एनसीसी लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं या फिर एलएनटी जिसका फैला हुआ कारोबार है, हालांकि एलएनटी ये जो खाड़ी में परिस्थिति हुई उसके कारण थोड़ा बहुत नीचे आया था लार्सन एंड टुब्रो का स्टॉक, लेकिन बहुत फैला हुआ कारोबार है, हमारी खरीदारी की राय। और आज क्षमा चाहता हूं मैंने नाम पहले से ही ले लिया, लेकिन आज जो आप निवेश के लायक नाम पूछेंगे उसमें से एक एलएनटी भी है। क्षमा चाहता हूं मैंने पहले ही नाम ले लिया मानसी जी। ठीक है, नहीं सर, मैं आपके वीआईपी शेयर ही समझना चाह रही थी। एलएनटी के अलावा और कोई स्टॉक है वीआईपी कैटेगरी में? तो एलएनटी पर बुनियादी दर के आधार पर मैं लक्ष्यांक भी बता देता हूं, अनुमानित 4500 के लक्ष्यांक है, और जहां पर ये आज बंद हुआ है या फिर ये 4000 के नीचे 3950 या 3900 या 3800 जो भी स्तर है, मेरे ख्याल से खरीदारी का मौका बनता है, बशर्ते कि आपका नजरिया लंबी अवधि का। और डिफेंस क्षेत्र में भी योगदान है मानसी जी। लोग ये भूल रहे हैं कि जो वहां पर जिस दिन सुविधाओं का विनाश हो रहा है, दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, वो कभी ना कभी फिर से बनेंगे और शायद जो पहले बने थे उसके सक्षम और मजबूत बनेंगे। कहने का तात्पर्य है कि करीबन 35% ऑर्डर बुक वेस्ट एशिया से एलएनटी के पास है,
लेकिन लोग रहे कि अब ऑर्डर बुक आएगी नहीं, बंद हो जाएगा एलएनटी का कामकाज। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ध्वस्त हुआ है उसको फिर से बनाना पड़ेगा और वहां पर एलएनटी जैसी कंपनियां योगदान देगी। 4,500 का लक्ष्यांक है। दूसरी कंपनी है धातु क्षेत्र। एक धातु क्षेत्र की कंपनी मानते हैं इसको, लेकिन मैं मानता हूं कि ये कंपनी के पास सभी प्रकार के कुदरती भंडार है। हाल ही में एनईएलसी से इनको विभाजन करने की अनुमति मिली थी। मैं बात कर रहा हूं वेदांता की। एक साधारण सा लक्ष्य वेदांता पर मैं बता रहा हूं, करीबन 850 के आसपास का, 825 के आसपास का, क्षमा चाहता हूं। लेकिन अगर नतीजे अच्छा है और ये जो पूरा वैल्यू अनलॉकिंग की बात हो रही है विभाजन के रूप में, तो जब कभी भी योगा और अलग अलग कंपनियां लिस्ट होगी मानसी जी, तो एक बेहतरीन मौका मिलेगा जो पहले से निवेशित है उन लोगों को और उसके पश्चात भी। बिल्कुल। नितिलेश जी, क्विकली आप अपने वीआईपी शेयर्स बता दीजिए। तो देखो, मैं 2 स्टॉक के साथ जाना पसंद करूंगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, टाटा टेक्नोलॉजी के साथ मैं बाइंग रिकमेंडेशन कर रहा हूँ। 575 से लेके 560 ये लेवल के आसपास बाइंग करूंगा। थोड़ा सा डीप अगर मिलता है 530 535 के आसपास, तो वहां पे भी लेने की कोशिश करें। और स्टॉप लॉस जो होगा वो 518 के आसपास प्लान करें। और मार्केट दोनों तरीके से मौके दे रहा है, तो स्टॉक स्पेसिफिक में एक सेल रिकमेंडेशन देना पसंद करूंगा। यहाँ पे भारत फूड्स का जो फ्यूचर है उसको बिकवाली की राय होगी। 1920 जैसे ही इस लेवल के नीचे ट्रेड करेगा वहां पे शॉर्ट करना है। 1950 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट जो होंगे वो 1860 से लेके 1820 ये लेवल को क्या करें, प्लान करें। बिल्कुल। नितिलेश जी, गौरांग जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपके वीआईपी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स बनाने के लिए और हमारे व्यूअर्स की तैयारी अगले हफ्ते की करवाने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन 18 नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। in association